हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे पीईटी का मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं और लगातार क्लासें आपको दी जा रही हैं। मॉर्निंग में 11 बजे भी क्लास होती है जो कि आपके मॉडल पेपर की 11:45 में जीके की क्लास आपकी स्टार्ट कर दी गई है। उसकी भी प्ले लिस्ट बनी है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और साथ में 3 बजे भी मॉडल पेपर आपका चलता है, ठीक है ना। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। रेडी हैं आप सभी लोग? चलिए तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है कि में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखो दिया गया 1 नंबर में जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार क्या है आपका 1909। क्या है 1909, जो कि ऑप्शन क्या है बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कौन गैर भारतीय धर्म है? चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? यहाँ पर 2 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, यहूदी धर्म, ये तो हैं, लेकिन यहूदी धर्म जो आपका दिया गया है ये गैर भारतीय, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो भैया कौन सा ये महान ग्रंथ था इनका? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर अर्थशास्त्र। किस वजह से? अर्थशास्त्र की वजह से प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है क्या? यहाँ पर होता है देखिए 4 का ऑप्शन है आपका बी नंबर माउंट ऑफ द डेड, है ना, मृतकों का टीला, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। माउंट ऑफ द डेड इसका आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पालिशवार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता थी? पालिशवार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता थी? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से बनेगा कौन सा? सी नंबर मध्य पाषाण काल, ठीक है। इस काल में पत्थर के छोटे छोटे औजार भी होते थे, है ना, और यहाँ पर जो भी उपकरण होते थे वो पालिशदार होते थे। ऑप्शन जिसका है सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? 6 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर भारतीय कृषि का विनाश, भारतीय उद्योगों का विनाश, भारतीय व्यापार का विनाश, और फिर दिया गया है भारतीय सामंतवाद का विनाश। दोस्तों 6 नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं रहा है? तो यहाँ पर देखिए भारतीय सामंतवाद का विनाश। जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए कहीं ना कहीं तो देखा जाए कृषि का भी विनाश हुआ, उद्योगों का भी हुआ, व्यापार हुआ। यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? मतलब 1813 से पहले जो ब्रिटिश लोग थे इनका भारतीयों द्वारा भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था 7 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपका जो दिया गया है आंसर हम आपको बताते हैं, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर आपका है मुक्त व्यापार नीति, कौन सा है? आंसर डी हो जाएगा मुक्त व्यापार नीति। ये 1813 के पहले आपका ये उनका उद्देश्य नहीं था। यहाँ पर आंसर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवाहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है और 8 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पहला ही पॉइंट हो जाएगा कि परिभाषित करता है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। उनकी पुस्तक में दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। ये इनके इसमें लिखा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है भारत में उपनिवेशी शासन में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठन थी? देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका कोड दिया गया है और इस कोड वाले में जो आंसर आपका बनेगा इनमें से कौन सा बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर केवल फर्स्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिर्फ आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर जो आपका दिया है कि लंदन में ईस्ट इंडिया
लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो निधियां थी, क्वेश्चन बड़ा था, है ना। लगभग अभी तक क्वेश्चन सब बड़े थे, लेकिन अब इतने बड़े क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन बस क्वेश्चन आपको ऐसे हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया था। चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा डी नंबर, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ऑप्शन में आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और आपको याद होगा कि 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच ये आपकी रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी, जो कि कंपनी का नाम है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद भाई। लाइक शेयर भी तो कर दीजिए आप लोग। चलिए आप लोग लाइक शेयर भी तो कर दीजिए, जितने लोग जुड़ गए हैं सभी लोग भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। चलिए जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिए दोस्तों, और इसके बाद अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए देखिए जवाब लगभग सभी का सही है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका दिया गया 11 नंबर में, वो राइट हो जाएगा कौन सा, डी नंबर है, यहाँ पर बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार। इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बिहार में कितने, तो पर किलोमीटर के हिसाब से 1102 लोग निवास करते हैं। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल में, है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। चलिए कह रहा है आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है 12 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, कृष्णा गोदावरी बेसिन। क्या हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये भारत का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखर में से एक माउंट एल्ब्रुस जो है ये कहाँ पर स्थित है। बताइएगा कि यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक है आपका माउंट एल्ब्रुस, ठीक है, माउंट एल्ब्रुस। ये स्थित कहाँ पर है, 13 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 13 का भी ऑप्शन यहाँ पर देखिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं। दोस्तों ये जो आपका पर्वत है एक प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है ना, और ये काकेशस क्षेत्र में, कहाँ पर है, काकेशस क्षेत्र में आपका आता है, जो कि ऑप्शन बनेगा सी, आपके रूस में है। कहाँ पर है, आपके रूस में है। तो आपका जवाब बनेगा कौन सा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है 14 नंबर में। चलिए देखो यहाँ पर आपका दिया गया है, करेवास दिया गया है, फिर भागीरथी दिया है, काठमांडू है और अराकू दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में देखिए जो ऑप्शन डी दिया गया है अराकू। ये अराकू घाटी आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में है, जो कि एक पर्वतीय स्थान है, ठीक है ना। ये हिमालय पर्वत का नहीं है, याद रखिए। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर। अदर जो आपके हैं कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत घाटी के भाग है, लेकिन अराकू ये आंध्र प्रदेश के कह सकते हैं राज्य में विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे चोल नाइकन, कुरुम्बा, कुटुनाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं। ये जो आपके हैं आदिम जनजातियां हैं और ये केरल में आपकी पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर है कि ये जो आपके दक्षिण केरल है वहाँ पर विशेष रूप से साइलेंट वैली में निवास करने वाली हैं। तो ये जो आपकी जनजातियाँ हैं वो द्राविड़ परिवार से संबंधित हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा अनुशंसित किया जाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात CACP ये भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक क्या है, संलग्न कार्यक्रम है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम में पारित किया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना कह रहा है आपसे, भारत में बैंकिंग विनिमयन अधिनियम में पारित किया गया था। तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा 1949 में। कब किया गया था, 1949 में। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। 16 मार्च 1949 को ये प्रकाश में आया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक महीने में एक बार बैठक करता है। अर्थात यहाँ पर जो राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु उद्यम बोर्ड है ये एक वर्ष में कितने महीनों में एक बार बैठक करता है। तो देखिए 18 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक 3 महीने में, मतलब ये हुआ कि 12 में अगर 3 का भाग देते हैं तो 3 चौको 12,
एक साल में 4 बार ये बैठक करता है। प्रत्येक 3 महीनों में एक बार बैठक होती है, याद रखेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है। चलिए, भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है 19 नंबर में। तो यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी नंबर कपूरथला। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया गया है कपूरथला, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा, सबसे कम आबादी वाला है। ये पंजाब का एक शहर है। ठीक है, ये पंजाब का एक शहर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। इस वर्षा को जो कहा जाता है क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं काल वैसाखी। काल वैसाखी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए, काल वैसाखी कहा जाता है। और इस ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल के राज्यों में हवाएं तेज चलती हैं, है ना। और इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर और बंगाल में कालवैसाखी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर का जो ऑप्शन है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ये नंबर आपका आर्टिकल नंबर 14। एक ऐसे क्वेश्चन आपको हमने बहुत पढ़ा दिया है, देखते ही जवाब बिल्कुल आपको पता चल जाता है कि नहीं इसका आंसर जो बनेगा क्या बन जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका आ रहा है वो आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर पूछ ले आर्टिकल नंबर 13 क्या दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 13 में बोला गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पकरणीकरण करने की जो विधियाँ इसमें बताई गई हैं। 17 में स्पष्टता अंत है और 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अगला आपसे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये आर्टिकल नंबर 51 में होता है, और आर्टिकल नंबर जो 51 होगा वो किस में होगा, तो आपके राज्य के निर्देशक तत्व में होगा। राज्य के निर्देशक तत्व जो आपके 36 से 51 तक होते हैं उन्हीं के अंतर्गत आपका आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। चलिए बताइए, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है 23 नंबर में। तो जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, जवाब इनमें से कौन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं ना, याद रखिए भारत के राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है, कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला पॉइंट दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के अभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। पहला पॉइंट तो सही लिया गया है। फिर दिया गया है महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, ये भी सही दिया गया है। अगला है महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य का 2/3 से अधिक बहुमत पारित होने पर किया जाता है, मतलब ये भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव कब होता है, जब दोनों सदन के द्वारा 2/3 पारित हो जाता है। अगला दिया गया राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नहीं होता है, ये होता है जब संविधान का उल्लंघन करते हैं या संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, ठीक है ना, तब इन पर यहाँ पर चलाया जाता है। तो इस कारण से जो ऑप्शन आपका डी वाला दिया है ये यहाँ पर क्या है, गलत दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति होती है। चलिए सजा माफ करना है तो बताइए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 25 नंबर में। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्रदान है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आप लॉक करेंगे, क्या लॉक करेंगे, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका जवाब आ रहा है लगभग सभी का जवाब यहाँ पर गलत आ रहा है ना। जबकि हमने यहाँ पर आपसे बोला भी है, यहाँ पर 161 में हाईलाइट कर दिया है। जब 161 दिया है दोस्तों तो जवाब क्या बनेगा, सी नंबर बनेगा ना। यहाँ पर सी नंबर बनेगा। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल होते हैं जो सजा को माफ कर सकते हैं, हेरफेर कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड का जो अधिकार है उसे माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। यहाँ पर जो दिया गया 161 दिया गया है, क्या दिया है, 161 दिया गया है, ठीक है ना। जब 161 दिया गया है, 161 दिया गया है तो फिर आप लोग राष्ट्रपति क्यों लगा रहे हैं। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा जो सजा को माफ करने के लिए दिया गया है वो दूसरा दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। सब सही नहीं बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं। इसमें एक लोगों के अंदर की बात नहीं हो रही कि हमें एक लोग को पर्सनल लेकर कह रहे हैं। 50% ऐसे लोग थे जो यहाँ पर सी बता रहे थे और 50% यहाँ पर ये बता रहे थे, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपने बाद में कमेंट देखा, हमने पहले देखा है, देखिए स्टार्टिंग में सभी के कमेंट ए नंबर आ रहे थे, ए आ रहे थे, ठीक है। चलिए
आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है। चलिए बताइएगा कि वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है। तो जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 26 नंबर में? तो 26 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन से संयोजित होकर कार्बन के यौगिक हैं और ये मुख्य रूप से 3 वर्णों में होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, दुग्ध उत्पादन मादा मवेशी कहते हैं। दुग्ध उत्पादन मादा मवेशी को कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 27 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे बोलते हैं दुधारू पशु अर्थात मिल्क एनिमल। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, याद रखिए सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, वनस्पति प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं से कौन सी उपयुक्त नहीं है। मतलब वनस्पति प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त नहीं है 28 नंबर में। पहला पॉइंट दिया गया है, यह हमें विभिन्न रंगीन फूलों के विभिन्न संयोजनों को प्राप्त करने में मदद करता है। पौधों की बीज रहित किस्मों को इस विधि से उगाया जा सकता है। यह नए पौधों के संवर्धन का एक तेज और सस्ता तरीका है और यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में से क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से हो जाएगा पहला नंबर आपका ये उपयुक्त नहीं है। कह रहा आपसे यह हमें वनस्पति प्रवर्धन के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो यह हमें विभिन्न रंगीन फूलों के विभिन्न संयोजनों को प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों यहाँ पर प्रवर्धन मतलब ये हो जाएगा कि इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन सिर्फ पौधों में होता है। कायी प्रवर्धन में पुराने पौधे के हिस्से होते हैं, जैसे तना हो गया, जड़ हो गया, पत्ती हो गया, इसका प्रयोग करके नए पौधे को उगाने में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, ये गलत दिया गया है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से 29 नंबर में क्या हो जाएगा। चलिए 29 नंबर की अगर बात किया जाए तो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए 29 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर। कह रहा आपसे एम्फीबिया टोड दिया है और सैलामेंडर आपका गिरगिट दिया गया है। मतलब 29 नंबर की अगर बात करें उभयचर वर्ग, इस वर्ग के सदस्य जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम एम्फीबिया या उभयचर दिया जाता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अदर जो आपके दिए हैं मैमेलिया, ये आपकी चमगादड़ है, डॉल्फिन व्हेल है। इकानोडर्मेटा ये आपकी स्टार फिश है, समुद्री है ना, ककड़ी जो आपको बोलते हैं, समुद्री अर्चिन है। यहाँ पर जो आपका सी दिया है वो आपका गलत दिया गया है। चलिए जो एम्फीबिया वर्ग में होते हैं उसमें कौन होते हैं, जो उभयचर होते हैं। उभयचर मतलब जो स्थल और जल दोनों में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आनुवंशिक। कह रहे आनुवंशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रयोगात्मक इकाई निम्नलिखित में से कौन से हैं। कह रहे आनुवंशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई निम्नलिखित में से क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा जीन। क्या होता है, जीन। मतलब यहाँ पर जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनको दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए कौन आपके महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपकी जीनों के द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा कठिन नहीं है, क्वेश्चन थोड़े से दिमाग को दही में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन है, बस कठिन नहीं, इनको कठिन नहीं कहेंगे। ठीक है ना। अगला है, भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। चलिए भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन है 31 नंबर में। चलिए जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोग है। यहाँ पर देखिए जोग जलप्रपात, क्योंकि कुंचिकल प्रपात तो दिया नहीं गया है ना, कुंचिकल प्रपात तो आपको दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आपको हो जाएगा जोग, जिसे बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है ना। अगर ऑप्शन में होता कुंचिकल, क्या होता, कुंचिकल होता, तो हम लोग कुंचिकल ऑप्शन को लगा देते। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है, 32 को ऑप्शन देना है। चलिए येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है, यूएसए में है। यहाँ पर जो आंसर आपका आ रहा है डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सुराताल पश्चिम बिहार स्थित है। सुराताल पश्चिम बिहार कहाँ पर है। चलिए 33 नंबर लॉक करना है। चलिए सुराताल पश्चिम बिहार 33 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, ये बलिया जिले में है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर बलिया, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बलिया जिले में है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित दिया गया है। यहाँ पर कौन सा सुमेलित है, तो देखिए 34 वाले में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट दिया गया है हिमालय ओडिसी। हिमालय ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार है।
द कारगिल विक्ट्री वेक्टल फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SC त्यागी की है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वन लाइफ इन नॉट इनफ ये नटवर सिंह की है। तो इसका जो होगा 1 2 3 4 हो, 1 2 3 यहाँ पर देखिए 1 2 3 आपका सही है। जो ऑप्शन डी वाला दिया गया था वो गलत दिया है, इसका सिर्फ 1 2 3 ही आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है आपके सामने कुछ पॉइंट, जिनको क्या करना है, आपको मिलान करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आपको मिलती है। पहला पॉइंट आपसे देखो दिया गया है, चलो ऑप्शन दिखा दें हल्का सा। चलिए देखो यहाँ पर दिया है स्टील अथॉरिटी इंडिया, डायरेक्ट हम बता दें। चलिए देखो यहाँ पर दिया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपसे पूछा गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपके दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ पर है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये कहाँ पर आपके है, उदयपुर में है, इसका 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा भाई, यहाँ पर आपसे दिया गया है कौन, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पड़ता है आपके रांची में, तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है ये कहाँ पर है आपके कोटा में, तो इसका 1 हो जाएगा। इसका जो बनेगा यहाँ पर 4 2 3 1 बनेगा, 4 2 3 1, 4 2 क्या था भाई, 4 2 3 1, ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र इनमें से कौन सा है। 36 नंबर आपसे पूछा गया है और यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप जो आपका है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अमरनाथ लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है, अमरनाथ लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित, जवाब देना है। देखो ये क्वेश्चन जो आपके हैं कहीं ना कहीं पूछे गए जरूर हैं, ठीक है, UPSSC में पूछे गए प्रश्न आपके हैं इस मॉडल पेपर में। तभी आपको लगता है जो लोगों ने पेपर दिया होगा या तैयारी किसी न किसी किए होंगे तो उन लोगों को क्वेश्चन लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन उन्हें पढ़ा है, उनके लिए लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन सही है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, UPSSC का कोई पेपर नहीं दिया है, उन लोगों को लग रहा होगा कि ये चीज़ तो नया है। तो दोस्तों ये नए नहीं है, कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो 37 का जो ऑप्शन है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 5320 इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान पूछा गया है 38 नंबर में। तो ये देखिए आपका जवाब हो जाएगा बन्नघट्टा जैविकी उद्यान जो कि बेंगलुरु में है। ये भारत का प्रथम तितली उद्यान है, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है काली क्रांति किससे संबंधित है। काली क्रांति जो संबंधित है किससे संबंधित है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। कठिन मॉडल पेपर हुआ तो क्या हुआ, है ना, लाइक शेयर बराबर आना चाहिए। चलिए 39 नंबर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका सी हो जाएगा, आपके कच्चा तेल उत्पादन से है। किससे है, कच्चा तेल उत्पादन से है, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हरित क्रांति का संबंध होता है कृषि उत्पादन से, श्वेत क्रांति होता है दूध उत्पादन से, नीली क्रांति होता है मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति होता है झींगा मछली से होता है, पीली क्रांति सूरजमुखी से होता है, तिलहनों से होता है, रजत क्रांति अंडा से होता है, भूरी क्रांति गैर परमग्रह से, इंधनसी क्रांति इससे। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, सी नंबर हो जाएगा। आगे बताइएगा। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अर्थात ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जनजातीय समुदाय नहीं है। तो यहाँ पर हरियाणा जो आपका है, हरियाणा यहाँ पर जनजातीय समुदाय आपका नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला है पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री, पहला महिला आपकी कौन है। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री इनमें से कौन सी हैं। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा शेरी रहमान। कौन है, शेरी रहमान, ये पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री है, याद रखिएगा। और 2018 में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही दिया गया है। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पहला है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सही बात है, पहला ही पॉइंट आपका सही हो गया है, तो आगे जाने की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जाकिर हुसैन भारत के पहले आपके मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहायता किया है। कह रहा आपसे उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहायता की है। यहाँ पर 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपके विश्व बैंक ने। किसने किया है, विश्व बैंक ऑप्शन में आपका ये नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा आपके 21 सितंबर को। कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? अर्थात जो आपका चिन्ह है ना, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 46 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, जो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1972 में। जवाब हो जाएगा बी नंबर, 1972 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ये किए थे आपके किसके? तो HDFC बैंक के साथ किए थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, HDFC के साथ किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण, सेना, नौ एवं हवाई सूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। अब यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन ये नहीं कह सकते हो कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको शायद कल ही हमने पढ़ाया था, तो आज गलती आप लोग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि खुफिया ब्यूरो की भी क्या करती है? जाँच करती है। साथ में यहाँ पर जो रा है उसका भी जांच करती है, सेना है, नौसेना है, हवाई या सूचना है, इनका भी जानकारी करती है। तो कौन करती है यहाँ पर 48 में? यहाँ पर देखो, कल हमने बताया था कि संयुक्त आसूचना समिति अर्थात JIEC है आपका, है ऑप्शन सी बनेगा। भाई यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है ना, जो आप लोग लगा रहे हो बी नंबर, तो बी दे दिया खुफिया ब्यूरो। ये जो आपकी ऐसी संस्था है जो ऑलरेडी खुफिया ब्यूरो की भी जांच कर लेती है, ठीक है ना। कौन? यहाँ पर JIC जो आपकी है, ये सभी जितनी भी खुफिया एजेंसी है उनकी भी जांच ये कर लेती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सब चीज दे दिया गया है। ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर। चलिए, इस क्वेश्चन को हमने कल भी बताया था। अगर आप लोगों ने कल का मॉडल पेपर लगाया है तो आप लोग जुड़े होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि कल हमने इस चीज़ को बताया था आप लोगों से। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? तो यहाँ पर देखिए 49 नंबर का सी हो जाएगा आपका, नेपाल के साथ किया है, नेपाल के साथ। अगला, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए, जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। जवाब हो जाएगा आपका 1980 हो जाएगा। अगला दिया गया है, उपल और उत्पल युग्म का सही अर्थ क्या होता है? यहाँ पर कह रहा है उपल और उत्पल युग्म का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। तो जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 76 नंबर में। तो 76 का देखिएगा, यहाँ पर उपल मतलब होता है ओला और उत्पल मतलब होता है कमल। इसका पहला ही जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? वैभव क्षणिक, इस लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर पूछा गया, आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए 78 का ऑप्शन बनता है क्या? यहाँ पर बनेगा अछुंड। कौन सा? यहाँ पर ये वाला अछुंड बनेगा, सी वाला बनेगा। याद रखिए, जो सी नंबर आपका दिया है अछुंड, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बी मत सही करिए, यहाँ पर सही करना है आपको सी नंबर। बोलने में आप लोगों को लगता है बी, लेकिन आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण या शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण है। सभी खंड आपके त्रुटिपूर्ण हो तो आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। 79 में पहला पॉइंट दिया गया है कि यह एकदम संभव सा प्रतीत होता है। यह एकदम संभव सा प्रतीत होता है, सामने शिकार देखकर भी शेर चिघाड़ना शुरू कर दिया, शेर चिघाड़ना शुरू ना करें। क्या है? फिर क्वेश्चन पढ़े भाई। कह रहा वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी त्रुटिपूर्ण रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं हो, उत्तर के रूप में चिन्हित करिएगा। चलिए, मतलब आपको त्रुटि यहाँ पर देखना है और त्रुटि नहीं है तो आपको डी लगा देना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यह एकदम संभव सा प्रतीत होता है कि सामने शिकार देखकर भी शेर चिघाड़ना शुरू ना करे।
तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है, जब सामने शिकार देखेगा तो चिघाड़ना तो शुरू ही करेगा, मतलब चिघाड़ेगा नहीं दहाड़ेगा, क्या करेगा, दहाड़ेगा, क्योंकि जो शेर होते हैं वो दहाड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से ऑप्शन सी नंबर गलत दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कलम का सिपाही के लेखक कौन है। कलम का सिपाही के जो लेखक हैं इनमें से कौन हो जाएंगे 80 नंबर में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट जो कि हमारी क्लास में सबसे मस्त, मतलब देखा जाए कि हमारी क्लास में जो मॉडल पेपर होता है, मॉडल पेपर के बाद हम आपको क्या करते हैं कि योगा कराते हैं कि भाई क्लास में जब आपके मॉडल पेपर तो खत्म हो गया, अब आपको क्या करना है, ध्यान से बात आपको सुनना है। पीडीएफ तो हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जब क्लास देख रहे होते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हम कम से कम 2 बार उसको रिपीट करते हैं, आपके कानों तक ये आवाज गूंजती रहेगी और आपको याद भी होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। याद रखिए विटामिन बी की कमी से रोग होता है कौन, यहाँ पर बेरी बेरी होता है, ठीक है, बेरी बेरी होता है। सब लोग लाइक करिएगा, आप टाइम आपके पास है, लाइक करिए और ध्यान से सुनते रहिएगा। विटामिन सी का जो आपका है क्या, विटामिन सी की कमी से कौन होता है। अच्छा, यहां पर दिया है विटामिन बी की कमी से तो बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है तो आपके स्कर्वी, क्या होता है, स्कर्वी होता है। अगला है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। याद रखिएगा दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, याद रखिएगा आपका विटामिन सी दूध में नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। दूसरा बात कि खाना पकाते समय क्वेश्चन बनेगा, खाना पकाते समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो खाना पकाते समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रोग होता है क्या, यहाँ पर रिकेट्स होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों क्या होता है, सूखा रोग हो जाता है। हाथ पैर लकड़ी पेट दमकड़ी, मतलब क्या, हाथ पैर बिल्कुल सूखे सूखे होते हैं, है ना, और जो भैया पेट होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ये होता है सूखा रोग, बच्चों में होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस विटामिन की कमी से खून का कह रहा है किस विटामिन कमी से खून का जो थक्का नहीं जमता है। दोस्तों याद रखिएगा ये विटामिन के होता है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, क्या होता है, बांझपन होता है। और अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कर्वी अम्ल होता है, क्या, स्कर्वी अम्ल होता है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, ये मत सिर्फ विटामिन पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ना है। यहाँ पर दिया वसा में घुलनशील विटामिन, तो दोस्तों होते हैं, यहाँ पर दिया है ए और ई दिया है, इसका मतलब है आपके ये है कि यहाँ पर क्या होगा, बी और सी, बी और सी के बाद इसमें कौन बचे, यहाँ पर डी जो आपका होता है ये भी वसा में घुलनशील होता है, और जो के होता है वो भी वसा में घुलनशील होता है, लेकिन बी और जो सी होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं। अगला क्या है, कह रहे साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, क्या, सोडियम क्लोराइड होता है। अगला पॉइंट देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम बताइए। हंसाने वाली गैस, दोस्तों हंसाने वाली गैस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता खाने वाला सोडा बताइए, तो यहीं पर क्या होता था, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या लगा देते बीच में, बाई लगा देते, तो ये खाने वाला सोडा हो जाता। दोस्तों याद रखिएगा। अगला है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। बातें कम करें, बस ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो पीतल होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। अगला आपसे दिया गया है, कह रहे आपसे कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। चलिए बताइएगा कैल्सीफेराल, और कैल्सीफेराल नाम है किसका, तो विटामिन डी का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। दोस्तों नेत्रदान में दान जो किया जाता है वो किया जाता है कॉर्निया का। किसे किया जाता है, कॉर्निया का। ऐसा नहीं कि पूरी आंख निकाल के लो दान में दे दो कि आपकी आंख में गड्ढा भी हो जाए, नहीं, याद रखिए कॉर्निया का ही सिर्फ दान दिया जाता है। अगला दिया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, कह रहा है कोशिका का पावर हाउस दोस्तों ये होता है माइट्रोकांडिया, क्या, माइट्रोकांडिया हो जाएगा। और अगला पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। देखिए लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और हमारे शरीर में इसका जो निर्माण होता है वो आपके अस्थि मज्जा में होता है ना, बोन मैरो में होता है। और अगला पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान क्या हो जाएगा, चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने के लिए यहाँ पर होता है स्फैग्नोमैनोमीटर, क्या होता है, स्फैग्नोमैनोमीटर होता है। अगला दिया गया है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये होती है आपकी रोम, है ना, रीड ओनली मेमोरी होती है।
अगला देखो दिया गया है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गया। मतलब नरम दल और गरम दल जो विभाजित हुआ था, ये दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में ये क्या हुआ था, विभाजित हुआ था। अगर मैं आपसे ये पूछे भैया कि जो अलग तो हुए थे 1907 में, लेकिन जुड़ कब गए थे, इनका मिलन कब हुआ था, कौन सा अधिवेशन में दोस्तों नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए थे? जल्दी से कमेंट करिए, बातों में लगिए, क्योंकि बातें बहुत होती हैं क्लास में। चलिए यहां पर देखो, ये जो आपके मिले थे वो किसमें मिले थे? लखनऊ अधिवेशन में, जो 1916 का अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन, उसमें नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए थे। क्लियर है? अगला बताइएगा कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम चोल ने करवाया था। याद रखिए, राजा राज प्रथम चोल ने करवाया। अगला है कि मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म हुआ था, ये कहां हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। दोस्तों याद रखिए, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। दोस्तों अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट से जुड़ा है, जो कि मानव शरीर से है, कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को भाई शेयर जरूर करिएगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, थोड़ा और भी अच्छा लगे। देखो यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिए, ये आपकी कौन सी है? आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है, एक मटर के दाने की जैसी होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। अगला है मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? याद रखिए 206 होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की 639 होती है। अगला दिया है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन होता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन होता है। और अगला है लिंग निर्धारण कहां से होता है? दोस्तों याद रखिए, लिंग का निर्धारण होता है, याद रखिए, पुरुष के क्रोमोसोम से। याद रखिए, स्त्री मत लगाएगा, पुरुष के क्रोमोसोम से ही लिंग का निर्धारण होता है। अगला दिया गया है कि परमाणु के नाभिक की खोज जो किया था, किसने किया था? परमाणु के नाभिक की जो खोज किया था वो किसने किया था? यहां पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड ने किया था। अगर पूछे कि गति का जो नियम दिया था वो किसने दिया था? तो आपके न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है? केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है? तो दोस्तों ये है आपके कटक में है। क्या है? कटक में है। ध्यान लगाइए, क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कमेंट के लिए। केंद्रीय चावल दिया है ना, केंद्रीय क्षेत्रीय, अगर आपसे बोल देता क्षेत्रीय चावल अनुसंधान, क्षेत्रीय चावल अनुसंधान, तो आप बताते वाराणसी। क्या? वाराणसी आप बताते क्षेत्रीय अनुसंधान वाराणसी। आगे बताइएगा कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की जो खोज किया था वो आपके किसने? तो आपके तुलासने ने किया था लाइकेन की खोज। अगला दिया गया है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? कोई भी जीवाश्म है उसका निर्धारण जो होता है वो रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। कार्बन डेटिंग से होता है। अगला बताएगा कि एक औसत मानव हृदय 24 घंटे में जो धड़कता है कितनी बार? तो दोस्तों याद रखिए 24 घंटे में इतनी बार धड़कता है, याद रखिएगा। ठीक है ना? एवरेज आप जानते हैं 1 मिनट में 72, गुणा आप लोग कर सकते हैं। अगला है न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? दोस्तों न्यूट्रॉन मतलब इसमें कोई भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। याद रखिए ये आवेश रहित होता है। अगला आपसे दिया गया है विश्व के प्रमुख देश और उनकी मुद्राएं। देखिए भारत की मुद्रा क्या है? आप जानते हैं रुपया है। क्या? भारत की जो आपकी मुद्रा है वो आपकी रुपया है। बांग्लादेश की क्या है? तो बांग्लादेश की टका है। यहाँ पर देखो दिया है भूटान की मुद्रा क्या है? तो भाई भूटान की क्या है? न्यूट्रम। क्या हो जाएगा? न्यूट्रम हो जाएगा। न्यूट्रम कर लीजिएगा, न्यूट्रम। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो रुपया हो जाएगा। यहाँ पर म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की क्या हो जाएगी? क्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यात हो जाएगा। अफगानिस्तान की क्या है? अफगानी रुपया हो जाएगा। ठीक है। अगला आपसे दिया गया है चीन की मुद्रा, और चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है युआन। क्या है? युआन हो जाएगा। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो आपकी रुपया हो जाएगा। और अगला देखो दिया गया है ईरान की मुद्रा। ईरान की मुद्रा पूछे तो रियाल। क्या? रियाल। इराक की पूछे दिनार। दोनों में देखिए ईरान है तो रियाल है, और इराक है तो भैया क्या है? यहां पर दीनार हो जाएगा। याद रखिए इराक में दीनार होता है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो यहां का भी क्या है? रुपया। देखो आपने भारत में पढ़ा रुपया। क्या? रुपया। लेकिन इंडोनेशिया में क्या है? रुपया है। पी में जो मात्रा है वो छोटी की मात्रा, इंडोनेशिया में पी में छोटी की मात्रा लगेगी, थोड़ी सी बारीकी होती, याद रखिएगा। ठीक है। बहरीन की मुद्रा क्या है? तो बहरीन की मुद्रा क्या है? दीनार है। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तो आपकी तुगरिक है। और अगला है मालदीव। मालदीव की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर रुपया हो जाएगा। लेबनान की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय कंट्री में आपका पाउंड भी है। यहाँ पर लाओस की पूछा गया है, तो लाओस की क्या है? तो आपका न्यूकी लाओ हो जाएगा। मतलब कुछ महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर मुद्राएं लिया था जो कि यहाँ पर देखा जाए पूछी जाती हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में काफी चीजें आपने सीखा। हमने बताया है कि हमारे मॉडल पेपर देखो,
लेकिन पूरा मॉडल पेपर देखो, क्योंकि हम क्या होता है कि हर मॉडल पेपर में पहले पढ़ा देते हैं, लास्ट में हम आपको वो चीजें कवर कराते हैं जो आप लोग नहीं पढ़ते हैं। आप लोग उसको पढ़ने से इतराते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं कि नहीं आप लोग पढ़िए, डेली पढ़िए, आपको आनंद आएगा जब इसका रिवीजन करेंगे, आपके अंदर एक जुनून जगेगा कि नहीं हाँ सर पढ़ा रहे हैं तो हम भी पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली क्लास लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए।